आज बुखार की हालत में रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी सुधा को देखकर राम प्रकाश जी बहुत ही बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे अमित के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। 1 साल पहले जब वो नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो अमित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास हो गया था। परंतु कुछ दिनों पहले जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वो घर पर ही अब आराम किया करते थे। आज जब दिल के मरीज राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे ने टका सा जवाब दे दिया, पिताजी दवाइयाँ लाने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वे सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद जब आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा। और वैसे भी अगर 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी ये बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर बाहर आई। दरवाजे पर खड़े होकर वो बोलने लगी, अब चलिए भी मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। पापा आज हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। अमित अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ गया और हंसते बतियाते वे तीनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी के दिल को तोड़कर रख दिया था। कुछ देर तक तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती हुई सुधा जी सोचने लगी कि यही वो बेटा है जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाई लेकर आया करते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके सिर पर पट्टियां किया करती थी और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाइयों से ज़्यादा जरूरी लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी खाना बनाकर अपने कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर वो कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकलवा कर ले आऊँगी और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊँगी। अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल ही मैं टहलते हुए चला जाऊंगा और अपनी दवाइयाँ ले आऊँगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था राम प्रकाश जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वो अपने बेटे और बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयाँ लेने के लिए निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे और सोचने लगे, जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर नियुक्त हो गया था उस समय हम लोग कितने खुश थे और अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वे परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने सुधा पर ही छोड़ दी थी और सुधा जी हमेशा यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने भी उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा के बात करने का ढंग और उसके परिवार के लोग बड़े ही अच्छे लगे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आ गई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने के लिए चला गया था। घूम फिर कर आए तो उनकी बहू सीमा
बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय ये बात उन्होंने ये सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ ही दफ्तर के लिए निकलते थे। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को वो अमित के साथ ही घर पर वापस आती और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि जब कभी उसकी ननद अनु भी उससे मिलती तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। अनु ने भी ये बात महसूस की कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। ये बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन में बहुत ही खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर देते हैं और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से अपनी रिटायरमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद ही राम प्रकाश जी के सीने में दर्द रहने लगा और अचानक ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गया उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगे यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर वे घर को वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी जहां पर उन्हें जलेबियां दिखाई दी। सुधा को जलेबी पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं, ये सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम के समय जब बेटा और बहू घर पर आए तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा और बोला, आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। एक तरफ तो हम दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने के लिए गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती देखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबियाँ ले आया था। ये सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियां कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं उन्हीं से ये लेकर आया हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए, ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप ऐसे फालतू बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते, कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू के बात करने के इस अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। कैसी बात करती हो बहू, हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर
अब बोझ हो गए हैं। हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो और क्या। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते। बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में ही अपनी सहमति जता रहा हो। उधर सुधा जी को ये सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डट कर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया और भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ना पाई। भैया और भाभी रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी कि अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा, ये तुम कैसी बातें करती हो। यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे। अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपके बेटा और बहू होगी। उन दोनों की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी को बहुत ही हौसला दिया। लेकिन जब वे चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रहीं। अमित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। राम प्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा और बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो घर पर ये सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र करो, लो जलेबियाँ खाओ। जब सब लोग पहुँच गए तो राम प्रकाश जी के एक मित्र ने बोला, अरे भाई, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब राम प्रकाश जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े, निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्च उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। ये कहकर वो अपने बेटे और बहू की तरफ देखने लगे और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने अपने दफ्तर में मुझे अकाउंटेंट की नौकरी दे दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पी कर और उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा लिया करते थे। आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने निकल जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा हैं। अपने पिता की ये बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा भी हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर
शिकन तक न थी। राम प्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसे लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब ये बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर अमित सन्न रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू बेटा दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी खर्चे अलग से। अमित ने अपनी पत्नी सीमा को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बड़ी ही गलती हो गई। अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो भी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्यारा है। बेटा, हम भारतीयों का दिल कुछ ऐसा ही होता है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद ये मकान तुम्हारा होगा। आज अमित और सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी।